करता करे ना कर सके तुम जो करो वो होए, करता करे ना कर सके तुम जो करो वो होए, तीनों लोक नो खंड, तीनों लोक नो खंड में तुम जैसा ना कोई, ऐसा कुछ कर जाओ कि तुम जैसा कोई दूसरा ना हो सके। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और पढ़ाई भी करते रहें। ज्यादा ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी है, तभी तुम जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे। ठीक है। और जो आज नए बच्चे हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो पुरानी वीडियो है उनको देखते रहें और अपने परिवार से, शिक्षा एम्पायर परिवार से जुड़ना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहे। आज हम शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला है, आनंदप्रद होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब ही क्या है? आनंद है। ठीक है, आनंद की प्राप्ति होना। तो आज हम शुरू करते हैं रस संप्रदाय। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं बचता जिसमें हिंदी आती हो और रस से क्वेश्चन न पूछा जाता हो। तो रस से क्वेश्चन न पूछा जाता हो ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी तुम्हारा होने वाला है। यूपी की तो सभी परीक्षाएं हैं जिनमें कि हिंदी पूछी जाती है। लगभग यूपी की सभी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो तुम्हारा यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, या फिर आरओ, एआरओ, वीडीओ, लेखपाल या लोअर पीसीएस, सभी में पूछी जाती है। और बाकी तो तुम यूपी टेट ले लो, एमपी टेट ले लो, एच टेट ले लो, रीट ले लो, सभी में आती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत बढ़िया से, बहुत तल्लीनता के साथ में तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है आज रस संप्रदाय, उसको स्टार्ट कर। तो यहां से हमारा जो रस संप्रदाय है वो शुरू होता है, हमारा चैप्टर रस संप्रदाय का। ठीक है, इसमें क्या है? ये संस्कृत साहित्य का भी सबसे पुराना, संस्कृत साहित्य का भी सबसे पुराना संप्रदाय है। मतलब हम बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी कहां से आई है? संस्कृत से आई है। हिंदी से पुरानी क्या चीज है? संस्कृत है। लेकिन संस्कृत के अंदर भी संस्कृत का सबसे पुराना संप्रदाय क्या है? वो रस संप्रदाय है। तो हिंदी का तो खुद ब खुद पुराना संप्रदाय बन जाएगा। ठीक है, ये चीज तुमसे पूछी तो खैर नहीं जा सकती, बहुत कम चांस है इसके पूछने के, लेकिन एक कनेक्टिविटी बनने के लिए या थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखो, इसका जो प्रणेता के ऊपर मैं जब तुमसे कह रहा था कि कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है, कहां कंफ्यूजन तुम्हें आता है, वो चीज यहां मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से तुम्हारे क्लियर भी हो जाएगा आज ये चीज। देखो, इसमें क्या दिया गया है, यहां देखो, ये क्या है? ये है जनश्रुति के अनुसार जो इसके प्रणेता माने गए हैं। मतलब जो रस संप्रदाय के जो प्रणेता जनश्रुति के अनुसार माने गए हैं वो कौन है? नंदिकेश्वर। अब जनश्रुति क्या है? जनश्रुति मतलब है मैंने तुमसे कुछ कहा, तुमने वो मान लिया, किसी और ने कहा वो मान लिया। ठीक है, मुझसे किसी ने कहा, मैंने मान लिया। मतलब कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ जनता के द्वारा कही गई बातों को मान लेना। जनता के द्वारा कही गई बातों को मान लेना बिना प्रूफ के, वो क्या होता है? जनश्रुति होता है। जनश्रुति, श्रुति मतलब कहना और जन मतलब जनता। जनता के द्वारा कही गई बातों को बिना प्रूफ के, बिना सबूतों के मान लेना, वो होता है जनश्रुति। और बिना सबूत के, बिना प्रूफ के जो माने गए हैं वो कौन है? नंदिकेश्वर को माना गया है। ठीक है, जो जनश्रुति के अनुसार जो माने गए हैं रस संप्रदाय के प्रणेता, वो नंदिकेश्वर माने गए हैं। लेकिन बात आती है सबूतों के आधार पर, बात आती है सबूतों के आधार पर। कोई भी चीज पक्की कब होती है? जब जिसके सबूत मिलते हैं हमें। कोई भी, अगर किसी भी चीज के अगर हमें सबूत मिल गए तो वो मान के चलो तुम वो पक्की हो गई है कि हाँ, इसको अब नहीं काटा जा सकता। तो वही चीज यहां है। देखो, प्राप्त सामग्री के आधार पर, यहां है ना, प्राप्त सामग्री के आधार पर जो हमारे प्रणेता माने गए हैं रस संप्रदाय के, रस संप्रदाय के जो प्रणेता माने गए हैं, किसके? प्राप्त सामग्री के आधार। सामग्री मतलब जो हमें लेखा जोखा जो मिला है, जो सबूत मिले हैं। ठीक है, जो भी सबूत हमें मिले हैं, लेखा जोखा जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर जो हमारे माने जाते हैं वो कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार, मतलब रस संप्रदाय में भरत मुनि ने जो कह दिया वो अटल है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि उनके सबूत हमें मिले हैं। यहां नंदिकेश्वर के कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जनता के द्वारा कही गई बातें हैं। भरत मुनि के सबूत मिले हैं, लेखा जोखा सब कुछ मिला है इनका। तो इसके अनुसार जो हमारे रस संप्रदाय के जो प्रणेता माने जाते हैं वो कौन होने चाहिए? कौन होने चाहिए नहीं, होने हैं, तो होते हैं। तो कौन है? हमारे आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें। कंफ्यूजन तो दूर हुआ होगा ना? ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। आगे चले, फिर आगे आता है हमारा सामान्यतः इसका अर्थ जानते हैं हम। इसका अर्थ क्या है? रस का जो अर्थ है वो क्या है? देखो, सामान्यतः इसका जो अर्थ माना जाता है वो क्या है? पदार्थ आदि के, यहां लिखा है ना, ये पदार्थ आदि के रस से माना जाता है। पदार्थ आदि मतलब जैसे कि मौसमी का जूस, जूस मतलब रस, मौसमी का, नींबू का, मतलब किसी भी चीज का जो पदार्थ है उसका जो रस होता है उसी से माना जाता है। ठीक है, पदार्थ आदि के रस से इसका सामान्यतः अर्थ माना जाता है, लेकिन वो नहीं होता, परंतु काव्य शास्त्र में इसका जो अर्थ होता है वो काव्यानंद होता है। ठीक है, काव्य आनंद होता है, यानी कि कोई भी ऐसा काव्य जिसको पढ़ने, सुनने व देखने से, यहां देखो, काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। मतलब कोई कविता तुमने पढ़ी, कोई कविता तुमने सुनी, कोई कविता तुमने देखी, तो वो क्या है? वही जो उससे प्राप्त हमें आनंद होगा उसी को रस कहते हैं। ठीक है, ये वो नहीं है, नींबू का रस नहीं है, ये मौसमी का रस नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये आनंद है। कौन सा आनंद? काव्य शास्त्र में इसको क्या कहा गया है? आनंद कहा गया है, काव्यानंद इसको कहा गया है। काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो हमें रस अनुभूति होती है उसको काव्यानंद कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, रस का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है, रस का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो क्या है? आस्वाद। अब यहां देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम्हें क्रिएट होगा। यहां देखो, ये क्या है? ये है आस्वाद। ठीक है, अब ये आस्वाद में इसका तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना ये स्वाद का उल्टा हो कभी? जैसे कि यहां होता है ना ये स्वाद, अस्वाद का अस्वाद। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, एक चीज ध्यान रखना, यहां जो ये स्वाद का जो उल्टा होता है ना, इसमें जो आ होता है ये होता है लघु। ठीक है, लघु रसु स्वर आता है इसमें, ये वाला। और इसमें क्या है? ऊपर वाले में हमारा है ये। अगर इसमें ये होता, ये वाला रसु स्वर होता, तो ये हो जाता उल्टा, स्वाद का उल्टा। लेकिन इसमें क्या है? दीर्घ स्वर है, यहां है आस्वाद, आस्वाद नहीं आस्वाद। ठीक है, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आस्वाद का मतलब क्या होता है? टेस्ट। क्या होता है? टेस्ट। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, याद रहेगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है, आस्वाद है, आस्वाद नहीं। ठीक है, आस्वाद अगर रसु स्वर होता तो इसका उल्टा हो जाता, स्वाद का उल्टा हो जाता, लेकिन इसमें क्या है? आस्वाद। ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं है। बोलो, कोई भी दिक्कत हो, दुख दर्द तकलीफ, तो कमेंट करके जरूर बताना। दुख दर्द तकलीफ जितनी जो भी है वो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो इस टॉपिक से रिलेटेड दुख दर्द तकलीफ है वही तुमको बताना है। ऐसा नहीं तो तुम्हारा व्यक्तिगत मामले हैं, दुनियावी दुख दर्द तकलीफ है, उसको लेकर आ जाओगे, सर मेरे पास ये दुख है, ये तकलीफ है, उन सब की दवा मेरे पास नहीं होगी। मेरे पास सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड दुख दर्द की तकलीफ की दवा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें क्या होता है। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में अभी ये लाइन रहेगी ना हमारी, ये इसी का जो व्युत्पत्ति पर, रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ आस्वाद होता है, इसी को एक लाइन में कहा गया है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। ठीक है, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, इसका ये तुमसे पूछा जा सकता है। ये इसके व्युत्पत्ति परक अर्थ के लिए पंक्ति दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें अगली नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी। तो आगे आता है, देखो हमारा क्या है, इसमें एक नोट डाल लेना है। ये जैसे मैंने बनाया हुआ है ना पीपीटी में, वैसा ही तुमको नोट कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। बाकी कोई चीज कंफ्यूजन हो तो बता देना। यहां देखो नोट में कर लेना, जब हम कोई चीज बनाते हैं, जब हम कोई चीज बना रहे हैं, तो हमें उसको बनाने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। वैसे ही
अगर हम जब काव्य लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके अंदर क्या क्या हमें डालना है। जैसे अगर खाना अगर हम बना रहे हैं तो खाना बनाने के लिए हमें मिर्च, मसाला, सब्जी, पानी, नमक इत्यादि चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे ही कविता के लिए हमें अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव ये सब की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हर चीज़ को बनाने का एक उद्देश्य भी होता है। खाना अगर हम बना रहे हैं तो खाना बनाने का भी उद्देश्य होता है। देखो चीज़ बनाएं क्यों, कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं, यहाँ देखो उद्देश्य में कुछ लिखा है, ये ऐसा उद्देश्य है, तो इसके आगे चीज़ बनाए क्यों, मतलब कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो क्यों बनाएं। कवि कविता लिखे क्यों, अगर काव्य लिखना है तो कवि कविता लिखे क्यों। हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है, कवि क्यों लिखे, कवि को लिखने का क्या उद्देश्य, क्या तात्पर्य है, जो पाठक है हमारा, जो कविता पढ़ने वाला है, उसको क्या आनंद की प्राप्ति हो, पाठक को आनंद की प्राप्ति हो। काव्य को पढ़कर, देखो काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है या रस की प्राप्ति होती है, उसे हम बोलते हैं रस अनुभूति। ठीक है, क्या बोलते हैं, रस अनुभूति। ये देखो, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रस अनुभूति क्या है। यह रस अनुभूति के इस तरह से तुमसे क्वेश्चन बन सकता है कि रस अनुभूति से तात्पर्य है, और नीचे तुम्हें 3-4 लाइन दे देगा, एक लाइन ये वाली दे देगा कि काव्य को पढ़कर, सुनकर तथा देखकर जो हमें रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसको रस अनुभूति कहते हैं। ये उससे घुमा फिरा कर तुम्हें 3 ऑप्शन और बता देगा, जिससे कि तुम कंफ्यूज हो और दूसरा ऑप्शन चुन लो तुम। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो भी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर हमें या पाठक को रस की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति होती है, उसको रस अनुभूति कहा जाता है। अभी इसका देखो आगे एक एग्जाम्पल है, इसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसको देखो। जो भी अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसको समझाने के लिए आते हैं भरत मुनि। क्या, आचार्य भरत मुनि आते हैं उस सभी को समझाने के लिए कि रस क्या है, रस क्या है जिसकी अनुभूति होती है, रस क्या है जिसकी अनुभूति होती है, उसी को बताने आते हैं कौन, आचार्य भरत मुनि। और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो इसमें क्या है, ये पूरा एक ही होता है। क्या है, ये पूरा एक ही होता है, दिख रहा है ना। यहाँ एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ अब देखो, अब सही हो गया है ना, अब पूरा हमें दिखाई देने लगा है। इसमें क्या है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव और अनुभाव और संयोग और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इसका अर्थ ये है। और आगे उदाहरण में एक चीज है, उदाहरण में देखो, कोई शिकंजी अगर हम बनाते हैं, जो अभी पीछे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कोई चीज अगर हम बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, और उसको बनाने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो वहां देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल लो तुम, शिकंजी का ले लो या खाने का ले लो, कुछ भी ले सकते हो तुम, कोई भी व्हाटएवर, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, हम यहाँ शिकंजी का ले रहे हैं। अगर हमें शिकंजी बनानी है, ठीक है, अगर हमें शिकंजी बनाती है तो शिकंजी यूं ही बन तो नहीं जाती है, शिकंजी यूं ही तो नहीं बन जाती है। अच्छी शिकंजी बनाने के लिए, अच्छी शिकंजी बनाने के लिए एक अच्छा कारीगर हमें चाहिए होता है। अच्छा कारीगर हमें चाहिए होता है जिसको मालूम हो कि कितना हमें पानी लेना है, कितने पानी में कितनी चीनी डालनी है, कितना नमक डालना है, कितना नींबू डालना है। ठीक है, ये सब चीज जो हमें डालनी होती है, तो उसमें एक अच्छा कारीगर को ही ये सब पता होगा, जिससे कि अच्छा आनंद हमें प्राप्त हो। ठीक है, और वैसे ही एक अच्छी कविता या अच्छा काव्य लिखने के लिए एक अच्छे कवि की जरूरत होती है। ठीक है, अच्छे कवि की जरूरत होती है जिसको पता होता है कि किस कविता में कितना अनुभाव रखना है, कितना विभाव रखना है, कितना व्यभिचारी भाव रखना है। तो वैसे ही ये सब एक एग्जाम्पल के थ्रू मतलब मिलते जुलते हैं। जैसे कि शिकंजी हम बना रहे हैं, शिकंजी बनाने के लिए हमें बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, नमक, पानी, पुदीना, नींबू, बहुत सी चीजें, कुछ भी तुम मिला सकते हो जैसे तुम्हें पसंद हो। अगर मेरी तरह बनाने लगे तो पुदीना, मिर्च मसाला मिर्च मसाला नहीं डलेगा, मजाक कर रहा हूँ कभी डाल भी मतलब मिर्च मसाला। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वैसे ही कविता में बहुत सी चीजें होती हैं, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है, व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है। जो व्यभिचारी भाव होते हैं उन्हीं को संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है,
तो इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है कविता में भी। ठीक है, शिकंजी को बनाने के लिए, एक अच्छी शिकंजी बनाने के लिए एक अच्छा कारीगर की आवश्यकता होती है, और वैसे ही अच्छा काव्य या अच्छी कविता लिखने के लिए एक अच्छे कवि की आवश्यकता होती है। ये सब मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें। समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है हमारे जो भाव होते हैं उनके प्रकार कितने हैं या भेद कितने हैं। भाव के भेद, भाव के प्रकार। ठीक है, कितने बताए हैं आचार्य भरत मुनि ने? 4 बताए। कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव या संचारी भाव, और चौथा स्थायी भाव। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र में, अपने रस सूत्र में भावों की संख्या कितनी मानी है, तो तुम कितनी बताओगे? 4 मानी है। कितनी? 4 मानी है। ले अगर तुम्हें, कुछ बच्चे क्या होते हैं ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं बेचारे, वो जो सूत्र है विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव या संचारी भाव, व्यवचारी भाव या संचारी भाव भी हो सकता है, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। तो उसको रट करके समझ लेते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव अलग अलग करके देखते हैं। देखो, ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, वो तो अलग है, संयोग से निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। तो वो क्या समझते हैं जो स्मार्ट बच्चे होते हैं बेचारे, वो क्या है? 1 2 3 विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, 3। तो सोचते हैं कि यार भरत मुनि साहब ने, आचार्य भरत मुनि ने, कि अपने रस सूत्र में 3 ही भाव माने हैं। 3 ही भाव माने हैं। जो स्थायी भाव होते हैं, जो चौथा हमारा जो मेन भाव है, वो रस सूत्र में तो कहीं लिखा नहीं, रस सूत्र में तो कहीं लिखा नहीं। तो इसका मतलब आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भाव को नहीं माना है। तो वहां ऑप्शन में क्या देखते हैं? 3 संख्या जहां दिखी टिक निशान लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। रस सूत्र में उन्होंने स्थायी भाव को नहीं लिखा है, लेकिन माना जरूर है। रस सूत्र में स्थायी भाव को लिखा तो नहीं है, लेकिन माना जरूर है। लिखा क्यों नहीं है? लिखा इसलिए नहीं है, जो स्थायी भाव होता है, वो क्या है? वो मनुष्य के हृदय में पहले से ही होता है। मनुष्य के हृदय में पहले से ही उसको विद्यमान होता है। ठीक है, क्यों? जैसे कि एक उदाहरण इन्होंने बताया था, जैसे कि बीज होता है। बीज जब हम बोते हैं, बीज को जब हम बोते हैं, तो बीज के अंदर जो पौधा बनने का गुण है, पौधा बनने का जो गुण है, वो उसके अंदर पहले से होता है, या फिर उसके अंदर जो खाद होता है, खाद, मिट्टी, पानी के संयोग से उसमें वो पैदा किया जाता है। बताओ, आचार्य भरत मुनि ने जो बीज से इसकी तुलना की है कि बीज के अंदर पौधा, बीज से पौधा बनने का जो गुण होता है वो उसके अंदर पहले से होता है, या फिर खाद, पानी, मिट्टी के संयोग से उस गुण को पैदा किया जाता है या बनाया जाता है। बताओ, तो क्या कहोगे? कि बीज के अंदर वो पहले से ही विद्यमान होता है। ठीक है, वो गुण यानी कि बीज से पौधा बनने का जो गुण है वो उसके अंदर पहले से ही विद्यमान होता है। ठीक है, लेकिन क्या खाद, पानी और मिट्टी इनके संयोग से उसको गति प्रदान की जाती है, उसको गुण को गति प्रदान की जाती है या विकसित किया जाता है। वैसे ही स्थायी भाव मानव के हृदय में पहले से विद्यमान होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सभी के संयोग से उसके वो जो स्थायी भाव है उसको गति प्रदान की जाती है, उसको जागृत किया जाता है। तो यहां इसमें अंतर बताया गया है, इसीलिए अपने रस सूत्र में आचार्य भरत मुनि ने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने नहीं लिखा है। क्या कहा है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, इन तीनों के संयोग से रस की यानी कि स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। जब स्थायी भाव आएगा तो हमारा रस उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं लिखा है, लेकिन माने 4 ही हैं, माने 4 ही हैं। ध्यान रहेगा, बोलो ध्यान रहेगा ना? ध्यान रहेगा।
आगे चले, ठीक है। तो जो बीज होता है, बीज में पहले से ही ये गुण होता है कि उसको पौधा बनना है। तो उसी तरह से मानव के हृदय में स्थायी भाव भी पहले से ही विद्यमान होते हैं, उनको बस जागृत किया जाता है, उनको गति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इनका कौन कौन से हैं? पहला है विभाव। कौन सा है पहला? पहला है विभाव। विभाव क्या है? ये स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। इनको आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। आगे देखें, फिर क्या है? अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आउटपुट, यानी कि प्रतिक्रिया क्या होगी किसी, अगर कोई विभाव तुम्हारे पर, यानी कि विभाव अगर जागृत कर रहा है, तुम्हारे भावों को अगर विभाव जागृत कर रहा है, तो उसके बाद में तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी। फिर है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? ये स्वतः ही उत्पन्न होते हैं और स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और फिर चौथा है स्थायी भाव। स्थायी भाव, जब स्थायी भाव वह होता है जब हमारे भाव स्थायी सीमा पर पहुंच जाते हैं, स्थायी सीमा पर पहुंच जाते हैं, हमें सामने वाले को हमारे भाव नजर आने लगते हैं, वही होता है हमारे स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी भाव वही होते हैं, ठीक है। याद रहेगा, 4 स्थायी और 4 भावों की संख्या बताई गई है। आगे देखें, आगे अब हमारे क्या है, एक जो भाव हैं वो एक एक करके हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, या ऐसा करते हैं आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। जो ये भाव हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या स्थायी भाव, इनको हम एक एक करके अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अभी हम ले लेंगे तो क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।